पिछले वीडियो में हम लोगों ने जे एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 को डिटेल आउट करेंगे और मैंने एंटायर फिजिक्स के पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करोगे, आपको एंटायर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप कंप्लीट सोल्यूशन वहां पे देख सकते हो इन डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m कैरीज अ चार्ज q। एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m और रेडियस r दिया हुआ है और इस पे चार्ज q है। जो स्फीयर है रोटेट कर रहा है थ्रू वन ऑफ द एक्सिस पासिंग द सेंटर ऑफ मास विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछा गया कि रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट and to the angular momentum about the same axis is given as alpha times q by 2m, right? मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और जो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है ये अल्फा टाइम्स q by 2m दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती की है कि अल्फा का वैल्यू सीधे 1 उन्होंने रख दिया है, क्योंकि ये एक फेमस रेशियो है, जायरोमैग्नेटिक रेशियोज को बोलते हैं। तो ये जो रेशियो होता है म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m, ये कब हम लोग यूज करते हैं, इसका रिस्ट्रिक्शन हमें पता होना चाहिए। तो ये जो रेशियो होता है क्यू बाय 2m, ये तब यूज करते हैं जब लेट्स से हमारे पास रिंग हो, नॉन कंडक्टिंग रिंग हो, या कोई नॉन कंडक्टिंग डिस्क हो, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो। तो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो डेफिनेटली ये वैलिड होगा, क्यू बाय 2m ही होगा। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो इंटायर चार्ज होगा वो सरफेस पे ही होगा, वॉल्यूम में नहीं होगा। तो ये यहां पर सोचना था, राइट? और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले हमें इस सेटअप के लिए निकालना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इसके लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ जो चार्ज है एंटायर वॉल्यूम में नहीं, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, एंटायर वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सरफेस पे ही, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, दैट इज आई ओमेगा। सॉलिड स्फीयर के 2/5 mr² होता है, ओमेगा तो सेम होगा जिससे ये रोटेट हो रहा है स्फीयर। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, सो क्योंकि स्फीयर है राइट, और ये से रोटेट कर रहा है, तो हमें क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में एक रिंग लेते हैं, राइट? हम मान सकते हैं ऐसा बहुत सारा रिंग से बना हुआ है स्फीयर, जितना भी चार्ज सरफेस पे ही है, अंदर में इस वॉल्यूम में नहीं है सरफेस प्रेजेंट, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। तो लेट से यहाँ से थीटा एंगल पे, लेट से कि यहाँ पे कुछ डी थीटा एंगल बन रहा है, तो ये आर डी थीटा होगा, हमें पता है, राइट? ये रिंग होगा और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, राइट? तो ऐसा बहुत सारा एलिमेंट्री रिंग से बना होगा और आपको बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, राइट? ये जो रोटेटिंग चार्ज होता है ये बेसिकली ये एक सर्कुलर करंट को क्रिएट करता है। ये हमें पता है, कोई भी चार्ज अगर किसी एक्सिस का रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर करंट को क्रिएट करता है। सो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो रिंग का रेडियस होगा वो डिफरेंट होगा, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर डिफरेंशियल करंट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा और डिफरेंशियल करंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो पहले वो देखते हैं वो वैल्यू क्या होगा। सो डी म्यू जो होगा दैट वुड बी डी आई इंटू ए होगा, राइट? और डी आई क्या होगा? सो डी आई होगा डी क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। आप देख सकते हो ये जो 2 पाई बाय ओमेगा होगा ये टाइम को बता रहा है, एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है। सो बेसिकली ये सर्कुलर करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट? और जो एरिया होगा यहाँ पर ये हो जाएगा पाई इंटू, ये आर है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब डी क्यू को कैसे डिफाइन करो, क्योंकि टू बी चार्ज सरफेस पे, सो डी क्यू वुड बी सिग्मा और इसका जो सरकमफेरेंस होगा विच इज 2 पाई आर कॉस थीटा, राइट? और जो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस लैंड थिकनेस है, ये आर डी थीटा है, आर डी थीटा इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे होगा पाई पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिफरेंशियल मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये होगा सिग्मा और ये आर टू द पावर 4 हो जाएगा, राइट? आर 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 स्क्वायर है और ये कॉस क्यूब, पाई भी आएगा, यहाँ पर पाई भी आ जाएगा, एक पाई आएगा, और कॉस क्यूब थीटा ओमेगा भी आएगा, ऑफ कोर्स ओमेगा भी आएगा, एंड कॉस क्यूब थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंशियल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसको आप इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, राइट? सिग्मा जो होगा वो क्यू बाय, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर होगा,
सरफेस एरिया जो होता है इसका स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर होता है इंटू आर टू द पावर 4 इंटू पाई इंटू ओमेगा, और ये जो इंटीग्रेशन लिमिट हो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये -π/2 से, हमने यहाँ से थीटा लिया है तो ये एंड -π/2 होगा और ये क्या होगा +π/2 होगा, तो यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो -π/2 से +π/2, राइट। इसको आप आराम से निकाल सकते हो इसका वैल्यू, देखो आप इसको cos थीटा कर लो और इसको जो cos स्क्वायर थीटा है उसको 1 - sin स्क्वायर थीटा कर लो, राइट, डी थीटा कर लो। ये जब आप कैलकुलेट करोगे -π/2 से +π/2 तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, 2 - 2/3 ऐसा कुछ आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, राइट। सो ये 4/3 आ जाए तो ये वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पर 4/3। तो आप देख सकते हो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3। सो म्यू का वैल्यू जो हमारे पास आया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 3 आ गया और हमें यहाँ पे रेशियो चाहिए म्यू बाय एल का, राइट। सो म्यू बाय एल तो ये हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और एल क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 होगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, राइट। सो ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 5/6 क्यू बाय एम, और क्योंकि क्यू बाय 2m के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको 5/3 और क्यू बाय 2m कर लोगे, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो ऑफकोर्स आप इससे कंपेयर करोगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/3 विच इज 1.67, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.67। ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस आपको आंसर बताना है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बड़ी क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। ये बोर्स एटम पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है सिचुएशन, एक हाइड्रोजन एटम है व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। उसका ये अब्सॉर्ब करता है एक फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, ये एक फोटोन अब्सॉर्ब करता है ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इससे इजेक्ट होता है विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये यहां तक दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एक पॉजिट्रॉन के साथ फिर कंबाइन करता है, इसके साथ पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन करता है और पॉजिट्रॉन जो है ये रेस्ट में इनिशियली टू फॉर्म ए पॉजिट्रोनियम एटम, और ये पॉजिट्रोनियम एटम बनाता है, जो दोनों सिस्टम है मिलके पॉजिट्रोनियम एटम बनाता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये क्वेश्चन है मेंशन, एंड साइमल्टेनियसली एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν2। तो बेसिकली और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहाँ पर दोनों का यहाँ पे जो मास है हमें नियरली यहाँ पे सेम ही दिया गया है, यहाँ पे दिया क्वेश्चन मेंशन है कि इट इज गिवन दैट द पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रोनियम एटम कैन बी कंसीडर्ड एज अ बोर एटम। सो दैट मींस अगर इस दोनों का मास सेम है तो ऑफ कोर्स इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेगा, राइट। और इस टाइप का जब सिस्टम होता है तो हमें पता है इस टाइप का सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है -13.6, ये हो जाता है Z²/n² और यहाँ पे आएगा μe/me आ जाएगा, राइट। म्यू हो गया रिड्यूस मास, तो क्योंकि दोनों का मास यहाँ पे सेम दिया हुआ क्वेश्चन मेंशन आप किया हुआ है और नीचे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा m/2। म्यू जो होगा कितना होता है, म्यू जो होता है ये होता है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन, तो ऑफकोर्स दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा me/2 ही होगा, राइट। ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे और ये ग्राउंड स्टेट में क्वेश्चन में मेंशन है तो ये एनर्जी पहले कितना आ जाएगा 13.6 Z²1 और ये आ जाएगा हाफ आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, ये तो सिस्टम हुआ तो ऑफकोर्स यहाँ जो बन रहा है ये सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट करेगा, ये ध्यान रखना है। दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा तो क्योंकि दोनों का मास सेम है तो एग्जैक्टली मिडवे क्या होगा एक दूसरे के अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है एट द सेम टाइम, तो क्या क्या हो रहा है, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से गया ये पॉजिट्रॉन के साथ एसोसिएट किया, एक पॉजिट्रोनियम एटम बनाया जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में क्वेश्चन मेंशन है। एट द सेम टाइम इसके सेंटर ऑफ मास के पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और जो सेंटर ऑफ मास का जो काइनेटिक एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन इसका जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास का जो काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। एंड ये साथ में इजेक्ट भी करता है एक फोटोन जिसका फ्रीक्वेंसी f2 है। तो बताना ये है कि जो h∈1 है और ये ν2 है, ये h∈2 जो है इसका डिफरेंस क्या हो, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। सो ऑफकोर्स इसमें जो लैंग्वेज है बहुत बड़ा है, आई डोंट नो कितने लोग इसको पूरे लैंग्वेज को पढ़े होंगे, बट अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा
और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं H-1 की, राइट, H-1 की बात करते हैं। तो ये जो एनर्जी इसको हाइड्रोजन एटम को मिला, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट हुआ, राइट। बट सिर्फ इतना ही एनर्जी नहीं होगा इसके पास, इसके साथ में इस जो एनर्जी H-1 का, ये इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, जो ग्राउंड स्टेट में होता है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बाइंडिंग एनर्जी प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों मिला के H-1 होगा, राइट। क्योंकि जब ये फोटोन इससे आया तो ये इसका कुछ फ्रैक्शन ये इसके बाइंडिंग एनर्जी को में यूज करेगा, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो इसके रेसिडुअल पार्ट से काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, राइट। तो इस दोनों को आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, इसमें हमें पता है ग्राउंड स्टेट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गया 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब आते हैं जो सेकंड पार्ट है, ये जो पॉजिट्रॉन के साथ यहाँ पे अटैच हुआ है, तो इनिशियली इसका जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्वेश्चन मेंशन है, ये इस काइनेटिक के साथ इसके साथ गया है इसके पास, राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप क्या लिख सकते हो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप क्या लिख सकते हो कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कहाँ कंज्यूम हुआ। सो पहला हुआ कि इसके पास ग्राउंड स्टेट में कुछ एनर्जी है, तो ये -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, प्लस सेंटर ऑफ मास के पास एनर्जी था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लस कुछ पार्ट जो बच गया वो ये इस फ्रीक्वेंसी न्यू2 के फ्रीक्वेंसी से इसको रिलीज कर रहा हूं, हमें ये निकालना है, राइट। तो ये एक बार निकाल लेंगे तो दोनों का हम लोग डिफरेंस भी निकाल लेंगे। इसको आप इस तरफ ले आओ तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, H-2 का जो वैल्यू आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपसे पूछा गया है H-1 माइनस H-2, दोनों फोटोन का जो एनर्जी था उसका डिफरेंस पूछा गया है, तो 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो एक हीट का बेसिक सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पीवी डायग्राम। सो होपफुली ये क्वेश्चन बन गया होगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से, बेसिक सा क्वेश्चन है पीवी डायग्राम पे बेस्ड, तो उसको देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं इसमें क्या है सेटअप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। कैसा पीवी डायग्राम, तो यहाँ पर पीवी डायग्राम है यहाँ पर, जिसमें 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है और 2 आइसोबेरिक प्रोसेस है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये है W X, अच्छा ये VT डायग्राम है, सॉरी ये VT डायग्राम है, पीवी डायग्राम में VT डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में। सो ये X है, ये Y है, ये Z है, ये W है, और ये जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से, ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इधर V है, इधर T है, और यहाँ पर WXY पे जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है। सो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो V एट W, वॉल्यूम जो एट W पे है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब, V जो दिया हुआ है X पे वो है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और V जो Y पे दिया गया है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और NRTW, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, और TW जो है टेम्परेचर है W, है ना, इसका वैल्यू 1 जूल दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो पूछा ये गया है कि अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब इन जूल बाय द गैस अलोंग द पाथ XY, तो XY पाथ में कितना हीट अब्सॉर्ब हुआ है वो बताना है। तो ये दोनों आइसोबेरिक प्रोसेस आप देख सकते हो, VT का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन होगा आइसोबेरिक का कर्व, और ये दोनों एडियाबेटिक है, YZ और WX एडियाबेटिक कर्व है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि जो QXY क्या होगा, क्योंकि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं NCP और
टी डेल्टा टी, राइट, तो टी वाई माइनस टी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मेंशन है ये आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, तो सीपी का वैल्यू हमें पता है कितना हो जाएगा, सो एन इंटू 5R/2 इंटू टी वाई माइनस टी एक्स। मतलब कुल मिला के हमारा टारगेट क्या होगा कि हम टी वाई टी एक्स को टी डब्ल्यू के टर्म में ले आए, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम समहाउ टी वाई टी एक्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सके। और उसके लिए मेरे पास क्या ये पता है हमें, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, राइट। सो अगर हम देखें फॉर डब्ल्यू एक्स प्रोसेस अगर लिखें, है ना, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और हमें टी और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, और वॉल्यूम हमें पता है, डब्ल्यू एक्स पे हमें वॉल्यूम पता है, राइट। सो हमें पता है टीवी गामा -1 होता है, तो टी डब्ल्यू वी डब्ल्यू गामा -1 इस वुड बी टी एक्स वी एक्स गामा -1। सो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि टी एक्स का वैल्यू टी डब्ल्यू के टर्म में क्या होगा, तो टी एक्स जो होगा वो होगा टी डब्ल्यू, राइट, एंड वी डब्ल्यू बाय वी एक्स गामा -1। अब टी डब्ल्यू को एज इट इज छोड़ दो, है ना, और वी डब्ल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 64 है, ये 125 है, राइट। और ये गामा 5/3 होता है मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो टी डब्ल्यू, और इसको आप लिख सकते हो जो 64/25 इसको 4/3 का होल 4/5 का होल क्यूब लिख सकते हो, राइट। और ये 5/3 -1 को ये 2/3 हो जाएगा, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 16TW/25। सो हमारा Tx जो है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो Tx है वो TW के टर्म में आ गया। अब हमारा टारगेट होगा Ty को कैलकुलेट करना TW के टर्म में, राइट। तो उसके लिए हम इसको पिक कर सकते हैं, जो आइसोबेरिक प्रोसेस है। फॉर xy क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आइसोबेरिक प्रोसेस है तो PV का जो nRT होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि जो यहाँ पर T/V का रेशियो होगा, T/V का जो रेशियो कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि T x by vx, right, must be equal to ty by vy, right। सो यहाँ से हम ty बता देंगे आराम से, ty कितना हो जाएगा vy by vx इंटू tx, और tx हमें tw के टर्म में पता है और vy by vx हमें इंडिविजुअली पता है, तो vy मेरा 250 है, 250 है, और है ना, और vx जो है मेरा ये 125, तो ये ट्वाइस और 2tx हो गया ty का वैल्यू, राइट। सो इसमें जब आप रखोगे तो ऑफकोर्स ये जो वैल्यू आएगा qxy ये कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ tx है, सो ये आ जाएगा, है ना, या अब 2tx अब सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस वुड बी 32TW/25। tx तो हमें पता है ना इसके टर्म में, tw के टर्म में तो रख सकते हो। अब ये सीधे यहाँ पे रख दो, तो 5nr/2, और यहाँ पे देखो ये 32 है, ये 16 है, तो माइनस कर लोगे तो 16TW/25, और यहाँ पर जो nRTW1 दिया हुआ है, सो बेसिकली ये कितना आ गया, ये आ गया 8/5 nRTW, और nRTW जो है यहाँ पर 1 क्वेश्चन में मेंशन है, तो T/5 8/5 डिवाइड बाय 1, सो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.60, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 1.60। तो ये बिल्कुल अप्रोचेबल क्वेश्चन था, एंड आई होप मेजॉरिटी ऑप्शन से ये क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो जियो स्टेशनरी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे बेस्ड है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी अप्रोचेबल है, एंड आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑप्शन से ये बन गया होगा, राइट। सो यहाँ क्या सिचुएशन है इस जगह कि यहाँ पर एक जियो स्टेशन सैटेलाइट दिया हुआ है। आपको पता होगा कि जो जियो स्टेशन सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, राइट। और जितना अर्थ का टाइम पीरियड होगा उतना ही जियो स्टेशन सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड होगा, राइट। सो यहाँ पर जियो स्टेशन सैटेलाइट जो है अबव द इक्वेटर, है ना, जैसे ये अर्थ हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पर इसके इक्वेटोरियल प्लेन में, है ना, अर्थ तो ऐसे मूव करता है, राइट। सो इक्वेटोरियल प्लेन में यहाँ पर ये, है ना, एक सैटेलाइट है जियो स्टेशन सैटेलाइट, और इसका जो डिस्टेंस है ये r1 है, ये जो डिस्टेंस है ये r1 है, ठीक है। ये अर्थ के जिस सेंस में रोटेट होता है वैसे ये भी रोटेट होता है, हमें पता है, तो ऐसे रोटेट हो रहा है, और इसका टाइम पीरियड लेट से हम t1 मान लेते हैं, ठीक है।
अब एक दूसरा सैटेलाइट है इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ रोटेशन एट ए डिस्टेंस r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ सच दैट कि जो r1 का वैल्यू है 1.21 टाइम्स r2 है। ठीक है, मतलब r1 ज्यादा है r2 से, सो r2 कहीं बी यहाँ से कम होगा वैल्यू, कहीं लेट से वो भी इक्वेटोरियल प्लेन में मूव कर रहा है तो लेट से कुछ ऐसा होगा, राइट, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये ऑपोजिट सेंस में ऐसे घूम रहा है, राइट। तो मान लेते हैं इसका जो टाइम पीरियड है ये t2 है, राइट। सो t1 जो होगा, है ना, ये t1 है और ये t2 है, राइट। अब पूछा क्या जा रहा है, r1 इक्वल 1.21 r2 ये दिया हुआ क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24/p। तो p का वैल्यू कितना होगा, राइट। इसका वैल्यू में हमें p का वैल्यू बताना है, ये कितना होगा। तो हमें जो बताना है टाइम पीरियड बताना है सेकंड सैटेलाइट का विथ रेफरेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है हमारा r1 रेडियस का, उसके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, सेकंड सैटेलाइट का। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। हमें सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताना है एज मेजर फ्रॉम द जियोस्टेशन। तो फर्स्ट हमारा जियोस्टेशन सैटेलाइट था r1 डिस्टेंस पे। ठीक है, सो उसका जो टाइम पीरियड होगा हम क्या लिखेंगे, वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वो होगा t2 2π बाय ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा, राइट। और ओमेगा जो रिलेटिव बोलोगे यहाँ पर ये कितना होगा, ये क्योंकि अगर इसके फ्रेम में देखोगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या एक ही सेंस में आ जाएगा। अगर हम इसको रोक दें तो इसका जो सेंस होगा, अगर ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं उसको अगर हम रोक दें तो इसका जो सेंस होगा, जो दूसरा सैटेलाइट है उसी के सेंस में आ जाएगा। तो ओमेगा रिलेटिव जो होगा वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हम लिख देते हैं 2π, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π बाय t1, राइट, और ये हो जाएगा 2π बाय t2। तो आप देख सकते हो यहाँ से है ना, ये वैल्यू कितना आ जाएगा। तो t1 हम ऊपर ले जाते हैं, t1 हम ऊपर ले जाते हैं, राइट। तो ये 2π कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय और यहाँ पे 1 बाय t1 इधर कर ले, प्लस 1 प्लस t1 बाय t2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। उस t1 को ऊपर ले जाते हैं तो t1 डिवाइड बाय 1 प्लस t1 बाय t2। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि t1 हमें ऑलरेडी पता है। आप देखोगे फॉर्मेट में तो 24 आवर, t1 मेरा 24 आवर होगा, राइट। यहाँ जो t1 होगा, जो हमारा सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, उसका क्या होगा 24 आवर होगा। ठीक है, 24 आवर, क्योंकि वो सेम सेंस में घूम रहा है जो अर्थ का रोटेशन है, बट जो दूसरा सैटेलाइट वो उल्टे सेंस में घूम रहा है। तो ये तो हमें पता है। अब t1 बाय t2 हमें पता है नहीं, जो कैपलर्स लॉ वो लगा देंगे यहाँ पे, तो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर ये होगा r1 बाय r2, इसका होल क्यूब हो जाएगा। और ये रेशियो हमें पता है, यहाँ पर r1 बाय r2 का रेशियो 1.21 है, इसका आप क्यूब करोगे तो ये 1.331 आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू जो होगा, या नहीं ये 31 नहीं आएगा, यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, ये r1 बाय r2 जो है 1.21 है, राइट। सो ये आ जाएगा 1.21 क्यूब, राइट। सो हाँ, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, t1 बाय t2 कर लें तो 1.21 पे पावर 3/2 हो जाएगा। हाँ, सो ये तो 1.1 का स्क्वायर आ गया, राइट, इंटू 3/2। इसका मतलब कि ये जब क्यूब होगा तो ये आ जाएगा 1.331 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे रख देना। तो ये हो गया 24 आवर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1.331, सो 24 आवर डिवाइड बाय ये 2.331, सो 2 डेसिमल प्लेस इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.33, क्योंकि हमें यहाँ पे p का वैल्यू बताना था। तो p का जो प्लेस है यहाँ पर है, तो ये 2.33 हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 को डिटेल आउट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16 को डिटेल आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।